Hello and welcome back to the channel. Today we are starting the chapter Chemical Reactions and Equation of Class 10. Class 10 का chapter Chemical Reaction and Equation आज start हो रहा है. The topics that would be covered are chemical reaction. कौन कौन से topic cover होंगे इसमें बच्चों? Chemical reaction, properties of chemical reaction, chemical equation. Chemical reaction अलग चीज है, chemical equation अलग चीज है. Balancing of chemical equation को balance करना. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और ये बहुत सिंपल ट्रिक से होगा, ठीक है, बिल्कुल ट्रिक से होगा, बहुत सिंपल ट्रिक से. केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है. इसमें जो टॉपिक कवर है आपके रिडॉक्स रिएक्शन और रेंसिडिटी, कोरोजन, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर्ड हैं. क्वेश्चंस गिवन इन बिटवीन द चैप्टर, जो एनसीईआरटी की बुक्स में बीच में क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं इन द बॉक्सेस, प्लस एक्टिविटीज से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है. एक्टिविटीज की हम बात करेंगे बिकॉज एक्टिविटीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में. बैक एक्सरसाइजेज होंगी आपकी. सेकेंडली एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैं अपनी तरफ से आपको फ्रेम करके यहाँ पर क्वेश्चन दूंगी अगर चैप्टर में कुछ भी रह जाता है, या एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स से निकाल कर क्वेश्चन. बहुत ज्यादा नहीं आता है बाहर से, एनसीईआरटी से आता है बेसिकली, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब हम कराते हैं तो फिर भी थोड़ा सा पता रहता है कि कहां से क्वेश्चन एक्स्ट्रा एक दो आ सकता है. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले आपको जाना पड़ेगा प्रीवियस क्लासेस में, जहां पर बच्चों आपने पढ़ी थी फिजिकल चेंजेस. आपने फिजिकल चेंजेस पढ़े थे और आपने क्या पढ़े थे यहाँ पर? केमिकल चेंजेस. अब जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि what are physical changes and what are chemical changes. Physical changes are those changes which can be reversed, जो रिवर्स हो सकते हैं. अब इस बात का मतलब क्या है which can be reversed? For example, ice can be changed into water. आइस जो कुछ देर के बाद वाटर चेंज हो जाती है. कैन दिस वाटर बी ट्रांसफॉर्म्ड बैक इनटू आइस? क्या ये वाटर दोबारा आइस में हो सकता है ट्रांसफॉर्म, या फिर आइस फिर से वाटर में ट्रांसफॉर्म हो सकती है? यस, कुछ भी हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकती है आइस से वाटर, वाटर से आइस. सेकेंडली हम पेपर ले लेते हैं. पेपर के हमने छोटे छोटे पीसेस में कट किया, तो क्या इसकी कोई आइडेंटिटी चेंज हुई? ये जो पीसेस बने, ये जो पीसेस कट करने के बाद, फाड़ने के बाद बने, क्या इनकी कोई आइडेंटिटी चेंज हुई? क्या ये दोबारा से पेपर ही नहीं है? यस. तो जो चेंजेस जस्ट फिजिकल चेंजेस होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं, मतलब वापस ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, यहाँ कोई चेंज ही नहीं हुआ, दीज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस में द आइडेंटिटी इज कंप्लीटली चेंज्ड, लाइक मिल्क. मिल्क है, इट इज चेंज इनटू कर्ड. क्या आप इस कर्ड को दोबारा मिल्क बना सकते हैं? नो. तो दिस इज अ केमिकल चेंज. फाइन, ये क्या हो गया? केमिकल चेंज. तो अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की. तो जो केमिकल चेंजेस लाने में रिएक्शंस होती हैं, दीज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस. केमिकल चेंजेस लाने में जो रिएक्शन होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, एंड केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल. लाइक जैसे आपने इन दोनों को कंबाइन करा के केमिकल चेंज कर दिया. पहले हम रिएक्शन की बात नहीं करेंगे, इन दोनों को मिलाया, एक केमिकल चेंज कर दिया, एक नई चीज बनी, तो ये जो है ये इरिवर्सिबल है, ये दोबारा से आप इसको क्लोरीन या हाइड्रोजन नहीं बना सकते. फाइन, तो दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज. अब बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन की. तो केमिकल चेंजेस लाने में जो रिएक्शंस होती हैं, दीज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस. अब प्रॉपर इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस. केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस, ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और इनको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स. यानी कि एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू, कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस. एक या एक से अधिक, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस बनते हैं, या तो वन बनेगा या साथ में कोई और गैस वगैरह रिलीज होगी या और कोई कंपाउंड बनेगा, और इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट. तो पहले सिंपल पढ़ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है. जब एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलते हैं और प्रोडक्ट बनता है, तो वो होती है केमिकल रिएक्शंस. और जो लेफ्ट हैंड साइड्स पे जो रिएक्ट कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और जो बन के आ रहा है फाइनल आउटकम जो है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट. फाइन, तो ये आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया. कुछ और रिएक्शंस यहाँ पे गिवन है, लाइक बेरियम क्लोराइड है एंड एल्यूमिनियम सल्फेट है. अभी इक्वेशन की बात नहीं करें, अभी जस्ट आई हैव रिटन द रिएक्शंस ओनली. बेरियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, दे आर reacting to give barium sulfate and aluminium chloride. Sodium plus water gives sodium hydroxide plus hydrogen gas. Fine, so this is chemical reaction. Now let's come to the next topic. अब बात कर लेते हैं what is a chemical equation.
केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अब ये बात कर लेते हैं। रिएक्शन की अभी हमने बात करी है। अ केमिकल इक्वेशन इज अ रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन को, और रिटन आप इसको करेंगे सिंबॉलिक, आप इसको कर लीजिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एक केमिकल इक्वेशन जो है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का। जो भी हमने प्रीवियस रिएक्शंस पढ़ी है वो हमने पढ़ी है रिएक्शंस, उसमें हमने पूरे वर्ड्स पढ़े हैं, और उनको ही अगर हम सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हीं को हमने अगर सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो हमने क्या उसके लिए लिख दिया, हमने उसके लिए केमिकल इक्वेशन फ्रेम कर दी। जैसे यहाँ पर सिंपल, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में लिखती, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, या ठीक है हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो ये तो हो गई केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पर अगर मैंने इसको सिंबल्स से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या हो गया, जैसे H2 सिंबल हो गया, ऑक्सीजन सिंबल हो गया, H2O सिंबल हो गया। नाउ इट इज अ केमिकल इक्वेशन। तो ये डिफरेंस है रिएक्शन में और इक्वेशन में। अब केमिकल इक्वेशन के कुछ पार्ट्स होते हैं, जो ये आगे न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, दैट इज कोफिशिएंट। ये जितना भी न्यूमेरिकल पार्ट है ये सारा कोफिशिएंट है। दीज आर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स या सिंबल्स, या ठीक है कंपाउंड्स के फॉर्मूले हैं या सिंबल्स हैं। फिर ये जो लास्ट में बेटा यहाँ पे थोड़ा सा जैसे जी दिया हुआ है, जी और एल, तो ये स्टेट बताता है कि हाइड्रोजन जो है गैस की फॉर्म में, ऑक्सीजन भी गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है, और वाटर ये लिक्विड की फॉर्म में हमारे पास आया। ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो होते हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, दीज आर रिएक्टेंट्स, और जो फाइनल प्रोडक्ट है, आउटकम जो आया, दैट इज प्रोडक्ट। तो ये सारा केमिकल इक्वेशन के बारे में आपको याद रखना है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। अगर आप इतना भी नहीं याद कर पा रहे तो आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। सिंबॉलिक जो मैं बोल रही हूँ आप उसको याद रखेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। फाइन। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब इस बात का मतलब क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी कोई ना कोई स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। या तो आप ऐसे समझें, या फिर आप ऐसे समझें हमें कैसे पता चल रहा है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो कुछ बातें ऐसी है कि अगर वो हमें समझ में आ रही हैं, हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर वो चीजें नहीं हो रही है तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन वहां पर नहीं चल रही है। फाइन। तो इस टॉपिक को हम सिंपली पढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो फर्स्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, या मतलब हर कोई नहीं है पॉसिबल कि सारी ही चीजें उसमें होंगी, ये भी होगा ये भी होगा, ये भी, कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। तो या तो कोई गैस इवॉल्व हो रही होगी, या तो कोई गैस इवॉल्व हो रही होगी जो आपको एफोर्वेसेंस की फॉर्म में, धुएं की फॉर्म में, या स्मेल की फॉर्म में आपको वहां से पता चल जाएगी। चेंज इन कलर, कोई भी आप रिएक्शन करा रहे तो अगर किसी भी एक रिएक्शन में या किसी भी रिएक्शन में इफ देयर इज अ चेंज इन कलर, तो दैट मीन्स यू विल फाइनली कंसीडर दैट इट इज अ केमिकल रिएक्शन। आप उसको फाइनली क्या कंसीडर कर लेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर, जैसे आप टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करें कोई भी, और आपने इसको यहाँ पे टच किया, ठीक है आपने इसको यहाँ पर टच किया, ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ, आपने इसको यहाँ पे टच किया, और अगर ये यहाँ से वार्म हो रहा है, ठीक है ये बीकर यहाँ से वार्म हो रहा है, ठीक है वार्म मतलब गर्म हो रहा है, तो दैट मीन्स टेम्परेचर में कोई चेंज हो रहा है, दैट मीन्स अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। फाइन। अब आ जाते हैं चेंज इन एनर्जी। एनर्जी भी सेम ही है, मतलब लिबरेट होगी, हीट एनर्जी लिबरेट होगी, या हीट एनर्जी मतलब हम उसको केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए देंगे। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जिसमें हीट एनर्जी निकलती है, जैसे हमने अभी यहाँ पर बात करी कि ये रिएक्शंस ऐसी होती है जिसे करवाने के लिए हमें उनको पहले हीट देनी पड़ती है। तो चेंज इन एनर्जी की बात होती है, कोई ना कोई एनर्जी चेंज होगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कोई ना कोई प्रेसिपिटेट बनेगा। अभी प्रेसिपिटेट का आगे कंप्लीट टॉपिक होगा, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जैसे दो लिक्विड्स हैं और आपने उनको एक दूसरे में मिलाया, और यहाँ पर है तो दोनों चीजें लिक्विड फॉर्म में, और जब आप इनको मिला देते हो तो यहाँ एक रबड़ लाइक सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है एक रबड़ लाइक सब्सटेंस बन जाता है, तो दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो अगर ऐसा हो रहा है, if a rubber like substance semi solid substance is forming after the reaction or after mixing of two liquids, दो liquids को mix करने के बाद अगर कोई ऐसा बन रहा है solid particle semi solid type का, तो that means precipitate बन रहा है, और अगर precipitate बन रहा है तो that means chemical reaction is taking place। और next is change in state, स्टेट में चेंज हो जाता है, जैसे ये दोनों आपको यहाँ दे रखा है, या फिर बहुत सिंपल आपको पता है, हाइड्रोजन गैस लिया, ऑक्सीजन गैस लिया और वाटर बन गया, ठीक है और वाटर बन गया। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ पर भी ये गैसियस फॉर्म में होती है, ये गैसियस फॉर्म में होती है, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये
स्टेट में चेंज हो रहा है, तो दैट मीन्स अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। अब आ जाते हैं बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग पर आ जाते हैं और बहुत सिंपल ट्रिक से हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन आज यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी एक केमिकल रिएक्शन पहले हम ले लेते हैं, उसके H2 प्लस Cl2 H2 प्लस वेट Cl2 गिव्स HCl। अब इनमें आपको क्या करना है, देखिए ये जो आपका तरीका स्टार्ट होगा, जितने भी आपके पास यहाँ पर जितने भी आपके पास एलिमेंट या कंपाउंड्स है लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे, सबको आपको एक एक कोफिशिएंट दे देना है। थोड़ा सा पहले ही आप यहाँ पर स्पेस रखेंगे जिससे कि आप कोफिशिएंट यहाँ पर लिख पाए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, लाइक इसका कोफिशिएंट आपको A डाल देना है, इसका कोफिशिएंट आपको B डाल देना है और इसका कोफिशिएंट आपको C यहाँ पर डाल देना है। A हो गया, B एंड C। अब आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, कंपाउंड से कोई मतलब नहीं है, ये कंपाउंड होता है, एलिमेंट्स होते हैं जो सिंगल सिंगल चीजें होती हैं। तो जितने भी आपको शो हो रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे, जैसे मुझे बस दो चीजें यहाँ पे शो हो रही है, एक H शो हो रहा है पूरे में और एक Cl। HCl में भी मुझे H शो हो रहा है और बस Cl शो हो रहा है, इसको भी ब्रेक कर लेंगे। तो वो दोनों आपको यहाँ पर मेंशन कर लेने हैं कि एक तो मुझे यहाँ पर H दिखाई दे रहा है, एक मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, Cl दिखाई दे रहा है। अब इसमें आप क्या करेंगे, जितने भी H लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और जितने भी H राइट हैंड साइड पे है, उनके बीच में इक्वल लगा देंगे, उनको इक्वल कर लेंगे। लाइक यहाँ पर H आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा है ना कि H यहाँ पर कितने हैं, 2। इस 2 की मल्टीप्लाई यू हैव टू डू विद द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट से इस 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे बस मुझे एक ही जगह H दिखाई दे रहा है। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे सबसे सिंपल वाला पहले मैं आपको करा रही हूँ। तो 2 की मल्टीप्लाई आपको A के साथ कर देनी है, 2 की मल्टीप्लाई हो गई A के साथ। अब और H तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं भी शो नहीं हो रहा है। अब राइट हैंड साइड पे H जो है कितने हैं आपको देखो, जहां पे कुछ नहीं होगा वहां पे आपको 1 अज्यूम करना है, तो 1 ही होता है, मतलब 1 मानना है। तो 1 की मल्टीप्लाई C के साथ, ये राइट हैंड साइड पे कितने हो गए, H C। आपको H आगे कहीं नहीं लिखना है ना Cl लिखना है, ये तो बस पहचान के लिए कि मैं H की बात कर रही हूँ और यहाँ पर मैं क्लोरीन की बात कर रही हूँ। इससे हमारा कोई काम नहीं है, ये सिर्फ इसलिए कि हाँ मैंने सबका वर्क कर लिया। जो मेन चीज है वो ये है जो हमने अब इक्वेशन बनाई है। सेकेंडली ऐसी इक्वेशन क्लोरीन के केस में बनाते हैं, 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, B के साथ। तो 2 की मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करी, B के साथ। और यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करी, C के साथ। ये C H के साथ भी होता है और ये Cl के साथ भी होता है। अब आपको क्या करना है, ये आपकी दो इक्वेशन बन गई, 1 एंड 2। अब आपको किसी भी एक कोफिशिएंट को 1 मान लेना है, किसी भी एक को 1 मान लेना है। कोशिश आप ये करिए कि जैसे जो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं इस तरीके से उनको आप 1 माने, कि A को मैंने 1 मान लिया, या यहाँ पर आप B को भी 1 मान सकते हैं। मान तो आप C को भी सकते हैं, गलत नहीं होगा, बट ऐसा मानने से जो है चीजें बहुत इजी हो जाती है। जब कोई बड़ी चीज में हम A रख देते हैं ना, 1 रख देते हैं, तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। आपको धीरे धीरे करेंगे तो समझ आ जाएगी। C को भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे आप A को मानिए जिससे कि चीजें आसान हो जाए। जो ज्यादा चीजें होती हैं, जैसे काफी बड़ा सा लग रहा है, इसमें आप A को क्या मानेंगे, 1। धीरे धीरे जब करेंगे तो समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, तो A हो गया यहाँ पे 1। तो अगर आप A को यहाँ पर 1 रख देते हैं, क्योंकि A को हम क्या मान चुके हैं, 1। तो इस इक्वेशन में अगर हमने A को 1 मान लिया, मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर हमने जैसे 2A जो था वो C के बराबर था, अगर हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन में A को 1 रख दिया, पुट कर दिया, तो C की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो A की वैल्यू हमने मानी थी 1, हमेशा आप 1 मानेंगे। तो C की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, आपकी आ गई 2। अब आप थर्ड जो सेकंड वाली इक्वेशन में, उसमें आप C पुट कर दीजिए तो आपको B मिल जाएगा। जैसे सेकंड वाली इक्वेशन में 2B जो है वो C के बराबर है, तो 2B जो हुआ C की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, दैट इज 2। तो B जो है दैट इज 2/2। तो B यहाँ पर कितना आ गया, 1। अब आपके पास B भी आ चुका है 1। तो अब आप क्या करेंगे, इसको अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू HCl था, तो आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर देंगे। A की वैल्यू आपने मानी थी 1, तो 1 यहाँ पर आपको पुट करने की नीड नहीं है। अभी तो मैं यहाँ पे लगा के बता रही हूँ, बट 1 को आप पुट नहीं करेंगे, नो नीड, फाइन। तो क्लोरीन जो है यहाँ पर ये Cl2 मतलब B था इसके आगे, तो B भी कितना निकल के आया आपका 1, B भी यहाँ पर कितना है 1, तो ये भी आप पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। C यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर C को आप क्या कर देंगे 2। ये आपकी बैलेंसिंग हो गई, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। ये आपकी बैलेंसिंग हो जाती है। देखिए कैसे हमारी बैलेंसिंग करेक्ट है, दो हाइड्रोजन है, देखिए 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन है, तो इस 2 की यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाती है 2 क्लोरीन, फाइन। तो ये आपकी यहाँ पर हो गई बैलेंसिंग। तो इस तरीके से आपको सिंपल सिंपल सी बैलेंसिंग करनी है। हार्ड कितनी भी आ जाए इस मेथड से करेंगे कोई भी बैलेंसिंग
आपकी रॉन्ग नहीं होगी। फाइन, अब एक और बैलेंसिंग कर लेते हैं। लाइक एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, Na प्लस H2O। अभी मैं सिंपल करा रही हूँ, इसके बाद थोड़ी सी हार्ड चलेंगी, इसके बाद थोड़ी सी क्या चलेंगी, हार्ड वाली चलेंगी। अभी ये मैंने थोड़ी सी सिंपल कराई है। H2O gives NaOH प्लस H2। अब आप वही काम करेंगे, पहले कोफिशिएंट पुट करिए। यहाँ पर क्या पुट किया आपने, A, यहाँ पर B, यहाँ पर C और यहाँ पर D। अब आपको इसमें कौन कौन सी चीजें शो हो रही है, कौन कौन सी चीजें शो हो रही है। एक तो मुझे यहाँ पर शो हो रहा है Na, एक तो मुझे यहाँ पर शो हो रहा है Na, दूसरा यहाँ पर मुझे शो हो रहा है हाइड्रोजन, और एक मुझे शो हो रहा है ऑक्सीजन। देखिए Na हो रहा है, ये रहा, हाइड्रोजन भी ये रहा, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। ये उससे थोड़ा सा बड़ा वाला अब हम करने वाले हैं। फाइन, अब देखिए Na के केस में आ जाइए। सबसे पहले Na के केस में आ जाते हैं। Na आपको कितने शो हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर एक ही जगह Na है, लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ एक ही जगह Na है, तो 1 की मल्टीप्लाई, Na के नीचे कितना है 1, 1 की मल्टीप्लाई A के साथ करेंगे तो A इज इक्वल टू, क्योंकि लेफ्ट पे और कहीं Na नहीं है तो Na, अब यहाँ पर Na एक और है तो Na, यहाँ पर भी 1, कुछ नहीं लगा हुआ है तो 1, 1 की मल्टीप्लाई C के साथ करी तो यहाँ पर हो गए C। फाइन, ये हो गया Na को कंप्लीट कर लिया हमने। अब आ जाते हैं H को कंप्लीट करिए। देखिए H की यहाँ मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, B के साथ, तो H की जब मल्टीप्लाई B के साथ होगी तो H कितने हो जाएंगे 2B। आपको ये यूज नहीं करना आप कहीं भी, केवल इनकी पहचान करनी है। तो आपको इस्तेमाल जो करना है, यूज करना है, 2 की मल्टीप्लाई हो गई B के साथ, और यहाँ पर H आपको दो जगह दिखाई दे रहा है। फाइन, यहाँ पे तो एक ही था, हमने 2 भी लिख लिया। अब यहाँ पे देखो मुझे यहाँ भी H शो हो रहा है, यहाँ भी H शो हो रहा है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, पहले आप इस वाले की मल्टीप्लाई करिए। H की मल्टीप्लाई करी C के साथ तो कितना आ गया C, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करी D के साथ तो यहाँ प्लस करके आप 2D कर देंगे, कोई इशू नहीं। फाइन, अब आ जाते हैं ऑक्सीजन के केस में। ऑक्सीजन देखिए, अब आप ऑक्सीजन के केस में यहाँ पर आ जाते हैं। ऑक्सीजन की मल्टीप्लाई B से करी तो यहाँ पर हो गया B, जब ऐसे करेंगे, और यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही जगह है तो मल्टीप्लाई इट विद C, तो B इज इक्वल टू C। तो ये तीन इक्वेशन आपकी आ गई, 1, 2 एंड 3। फाइन, अब आप किसी भी एक को, इनमें से किसी भी एक को आप 1 मान सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैंने A को 1 मान लिया, आप कहोगे कि मैम आपने तो बताया था 2B को जैसे 1 माना, तो B को भी आप 1 मान सकते हैं, कोई इशू नहीं, B को भी आप 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने, यहाँ पर मैंने B को अगर 1 मान लिया या A को 1 मान लिया, आपकी मर्जी है, चलो मैं B को मान लेती हूँ। लेट B इज इक्वल टू 1। B अगर 1 है तो आप थर्ड इक्वेशन में देखिए, B और C बराबर है। थर्ड इक्वेशन में देखिए B और C क्या है, बराबर है। तो B यहाँ पर 1 है तो C भी कितना होगा 1, C भी कितना हुआ 1। अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से देखती हूँ, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से देखती हूँ, C किसके बराबर है, A के बराबर। C किसके बराबर है, A के बराबर। तो अगर हमारा C 1 के बराबर है तो फिर A भी हमारा कितना हो गया 1। A भी कितना हो गया 1। देखो सबसे पहले हमने B को 1 माना था तो C B के बराबर है, तो B अगर 1 है तो C भी 1 है, और C यहाँ पर किसके बराबर है, C यहाँ पर A के बराबर है, तो C अगर 1 है तो फिर A भी 1 है। फाइन, इतना आ गया। अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन पर। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में 2B जो है वो किसके बराबर है, C प्लस 2D के बराबर। 2 B की वैल्यू हमारी आई है 1, C की वैल्यू हमारी आई है 1, D हमें फाइंड आउट करना है। तो 2 और यहाँ से 1 आ जाएगा इधर, ये तो 2 1 2 हो गया, और 1 इधर आ जाएगा माइनस होके, इज इक्वल टू 2D। तो 1 इज इक्वल टू 2D एंड D इज इक्वल टू 1/2। फाइन, अगर ऐसा केस आ जाता है, कोई चीज अपोन में आ जाती है तो कोई इशू नहीं है। पहले आप अपनी इक्वेशन लिखिए, Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2। अब जो जो कोफिशिएंट थे एज इट इज आप पुट करते जाइए। देखिए यहाँ पर B क्या था 1, पुट कर दिया। C क्या था 1, पुट कर दिया। और क्या कहते हैं A क्या था 1, पुट कर दिया। और D कितना है 1.5, D कितना है 1.5। अब आप क्या करेंगे इस केस में, जो भी वैल्यू नीचे होती है उसका पूरे में आप एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, आप इसमें राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लीजिए, इनको अभी ऐसे रहने दीजिए। Na प्लस H2O इज इक्वल टू, या फिर मतलब दो तरीके में आपको बता देती हूँ। एक तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जब हम लेते हैं तो क्या होता है, नीचे आ जाता है 2, और जिसके पास कुछ नहीं होता, जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो 2 तो चला जाएगा NaOH के पास, NaOH के पास चला जाएगा ना, और यहाँ पर H2 रह जाएगा। अब ये जो 2 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इन दोनों के पास जाएगा, तो 2Na प्लस 2H2O gives 2NaOH plus H2।
फाइन, ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या था, यहीं पे आ जाते हैं, ये तो आपका आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या है, जैसे आपको कहीं एक ही जगह कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है, भाई यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको नीचे, यहाँ नीचे कुछ नहीं है, यहाँ नीचे कुछ नहीं है, यहाँ है। तो आप जो भी नंबर नीचे होगा उसकी सारे में मल्टीप्लाई कर देना। एलसीएम के आप चक्कर में ही मत पड़ना, जो नंबर आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा उसकी आप सारे में मल्टीप्लाई कर देना। लाइक 2n, 2 के साथ मल्टीप्लाई की, 2 के साथ H2O कर दिया मल्टीप्लाई, 2 के साथ NaOH कर दिया मल्टीप्लाई, और यहाँ 2 के साथ H2O करेंगे हाफ, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फाइन, तो ऐसे आप कुछ भी कर सकते हैं। ये एलसीएम सिर्फ इसलिए बताया था, कई बार यहाँ नीचे 3 भी आ जाता है, जैसे किसी के नीचे बाई चांस यहाँ पर इसके नीचे बाई चांस कभी अगर 3 आ जाए तो आपको फिर एलसीएम लेना पड़ जाता है कई बार। फाइन, तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। ये हो गई आपकी सेकेंड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। अब आप एक और बैलेंसिंग करेंगे, हार्ड सी ले लेते हैं, हल्की सी, मतलब थोड़ा सा, जिसमें मैं आपको बता रही थी कि नीचे 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कुछ भी। तो एक और इक्वेशन करके देख लेते हैं, तो आपकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाएगी। लाइक BaCl2 प्लस Al2, चलो एक ले लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट के ले लेते हैं। फाइन, एल्यूमिनियम सल्फेट के ले लेते हैं। यहाँ पर बनेगा बेरियम सल्फेट, और आपका यहाँ पर बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। फाइन, तो ये एक इक्वेशन हमने ले ली है, बेरियम क्लोराइड के एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन हुई, तो बेरियम सल्फेट बना और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना। अब आप वही काम करेंगे, आप यहाँ पे कोफिशिएंट्स पुट करेंगे, आप करते चलिए साथ में, आप खुद करते चलिए, फिर फाइनली जहाँ जो सबका आंसर एक जैसा मैच हो जाता है तो इसका मतलब आपने सही किया है। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है Ba, और हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एल्यूमिनियम, और हमें दिखाई दे रहा है क्लोरीन, और एक चीज हमें और दिखाई दे रही है सल्फेट। देखो, बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम और सल्फेट, ये चीजें दिखाई दे रही है। इधर भी बेरियम, सल्फेट, एल्यूमिनियम और क्लोरीन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर शो हो रही है। अब आप यहाँ पर इक्वल करते चलिए चीजों को। फाइन, जिसकी भी बात हो रही है, इनसे अब हमें कोई मतलब नहीं है, ये जस्ट हमें देखने के लिए कि कौन सी चीज कहाँ पर प्लेस है। बेरियम के लिए आप आ जाते हैं, आप लेती हूँ दूसरा। बेरियम देखो यहाँ पर सिंगल है, तो ए जो है वो बराबर होगा, यहाँ पर भी बेरियम सिंगल है, सी के बराबर। अब आ जाते हैं एल्यूमिनियम पर, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 शो हो रहे हैं, तो 2b जो है वो बराबर होगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम है सिंगल, डी के बराबर। क्लोरीन यहाँ पर 2 शो हो रहे हैं, तो यहाँ पर 2a जो होगा, ठीक है, ये बराबर होगा, इधर क्लोरीन कितने 3, तो 3d के बराबर होगा। फाइन, और यहाँ पर और क्या बच गया, सल्फेट यहाँ पर कितने हैं 3, तो 3b जो होंगे सल्फेट के, यहाँ पर सल्फेट सिंगल ही है, देखिए सल्फेट सिंगल है, तो यहाँ किसके बराबर होगा, सी के साथ, यहाँ किसके बराबर होगा, सी के। अब आप किसी भी एक को यहाँ पर क्या कर सकते हैं किसी भी एक को यहाँ पर आप मान सकते हैं 1, किसी भी एक को आप यहाँ पर क्या मान सकते हैं 1, तो a को हम यहाँ पर मान लेते हैं a इज इक्वल टू 1। तो अगर a 1 है तो देखिए c भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर a 1 है और a और c बराबर है तो c भी यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। तो ये दो चीजें तो आपके निकल के आ गई पहले ही, c भी कितना आ गया 1। अब आप किसी में भी पुट कर दीजिए, देखिए जैसे आपके पास a है और c है, तो जहां पर आपको a और c शो हो रहे हैं, जैसे मुझे यहाँ पे c शो हो रहा है, तो यहाँ पर 3b इज इक्वल टू, c की वैल्यू देखिए कितना है 1, तो यहाँ पुट कर देंगे, c की वैल्यू कितनी है 1, तो b कितना आ गया आपका 1/3, b कितना आ गया 1/3। अब इस वाली इक्वेशन में आ जाते हैं, अब इस वाली इक्वेशन में आ जाते हैं, आप डायरेक्ट भी करके आ सकते हैं, आपको इक्वेशन 1 2 लिखने की जरूरत नहीं, लिखना है तो आप लिख सकते हैं। जैसे इक्वेशन 4 है, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में बाय इक्वेशन 4। फाइन, और जैसे यहाँ पे आप 3 मेंशन कर देंगे, यहाँ पे आप 1, यहाँ पे आप 2, तो जैसे मैं इस इक्वेशन का वर्क करूंगी, तो 2a इज इक्वल टू 3d, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे बाय इक्वेशन 3। फाइन, तो 2a हमारा 1 था, 3 इंटू डी, 3 इंटू डी, तो डी जो आपका आ जाएगा वो आएगा 2/3। फाइन, अब आप क्या करेंगे, किस तरीके से आप इक्वेशन में पुट करेंगे, देखिए BaCl2 के पास a था और a की वैल्यू आपकी आई है यहाँ पर 1, तो 1 पुट किया, प्लस Al2SO4, यहाँ पर आपका b है, और देखिए b की वैल्यू आपकी जहां भी आई है, b की वैल्यू आपकी ये आई है, तो b को आप पुट करेंगे 1/3। फाइन, इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा BaSO4, बेरियम सल्फेट, c की वैल्यू कितनी है आपकी, c की वैल्यू ये रही आपकी यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर दी, और प्लस लास्ट में है आपका AlCl3, तो यहाँ पर d की जो वैल्यू है आपकी वो है 2/3, तो d की वैल्यू है आपकी 2/3। फाइन, अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आप एलसीएम ले लो और यहाँ पर आप एलसीएम ले लो। अगर आपको एलसीएम से बात समझ में नहीं आती तो देखो, जैसे यहाँ पर 3 है, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई किससे कर दो, 3 से। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ऊपर वालों की 3 से, तो 3BaCl2 प्लस 3Al2SO4, और यहाँ पर 3 की हमने मल्टीप्लाई करी है,
तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये 3 नहीं आएगा यहाँ पे। फाइन, जिसके भी आप मल्टीप्लाई करेंगे वो नीचे से हमेशा कट हो जाता है, नीचे से हमेशा कट हो जाता है। देखो यहाँ पे 3 की करेंगे तो 3 1 3 आ गया, यहाँ पर 3 की करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट। इसी तरीके से यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 की यहाँ पर 1 से करी तो 3BaSO4, और यहाँ पर आपने 3 की मल्टीप्लाई करी, देखो यहाँ 3 की करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचेगा 2AlCl3। तो इस तरीके से आपकी ये आ जाएगी पूरी बैलेंसिंग, यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 3BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब सिंगल इज इक्वल टू 3BaSO4 प्लस 2AlCl3, ये आपकी बन जाती है कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। फाइन, तो ये आपको जो है इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में बैलेंसिंग करनी है। टाइम कंज्यूम हुआ, पर बैलेंसिंग अगर थोड़ी बड़ी वाली आ जाती है तो ऐसे ही ज्यादा मार्क्स की भी आएगी। फाइन, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग में आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताएं, मैं दोबारा से एक बार आपको बैलेंसिंग समझा दूंगी। Okay, let's start with the topic types of chemical reactions. Type of chemical reactions में हम कौन-कौन से टॉपिक, कौन-कौन सी reactions कवर करने वाले हैं? These following reactions we are going to cover: combination, decomposition, single displacement, double displacement, and so on. So let's start with the first one. Combination reaction. As the name is suggesting, जैसे कि नाम ही बता रहा है, combination means combine होना. Combination means combine होना. तो in a combination reaction, किसी भी combination reaction में टू और मोर मोलिक्यूल्स, मतलब दो या दो से ज्यादा मोलिक्यूल या एक एलिमेंट और एक मोलिक्यूल। देखिए एलिमेंट क्या होता है, जैसे सिंगल चीज है एलिमेंट, और मोलिक्यूल जो कंबाइंड होके ऐसे ग्रुपिंग में होते हैं। फाइन, तो ये एलिमेंट है और ये मोलिक्यूल है, ये ऐसी मैंने जनरली आपकी ऐसी नॉलेज के लिए बता दिया। ठीक है, तो टू और मोर मोलिक्यूल्स मतलब दो या दो से ज्यादा चीजें, जिनको हम रिएक्टेंट्स भी कह सकते हैं, कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है, दो या दो से ज्यादा चीजें मिलेंगी और एक प्रोडक्ट बनेगा। ये आपको ध्यान रखा है कॉम्बिनेशन में। क्या बात ध्यान रखनी है, दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होके एक सिंगल चीज बनेगी, तो ये कंबाइन हो जाते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने मार्क की हुई है बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में है, जो स्पेशली मैंने मार्क की हुई है। ये सारे एनसीईआरटी से मैंने एग्जांपल उठाए हुए हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये इक्वेशन वैसे भी आपको याद रहनी चाहिए कि क्विकलाइम है, क्विकलाइम में अगर वाटर ऐड किया जाता है, क्विकलाइम में अगर वाटर, क्विकलाइम आप याद रखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विकलाइम। तो क्विकलाइम में अगर वाटर ऐड किया जाता है, देन स्लेक्ड लाइम इज फॉर्म्ड, स्लेक्ड लाइम इज फॉर्म्ड, CaOH। और ये आपको ध्यान रखेंगे, ये प्रिंटिंग में प्रॉब्लम रहती है, यहाँ पे होल्ट वाइज यहाँ नीचे आता है, जो भी चीजें बाद में आएंगी ये सब नीचे होते हैं। जैसे ये है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका ये रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्लेक्ट लाइम बनेगा, या इसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड स्लेक्ट लाइम। और हीट इवॉल्व होती है, क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है। इस क्वेश्चन को जो एग्जाम में ये क्वेश्चन बन के आता है, ये आता है व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम, या तो ये आएगा। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आता है कि कोई भी एक व्हाइट कलर का कंपाउंड है, कोई भी एक व्हाइट कलर का कंपाउंड में है और उसमें हमने क्या किया, वाटर ऐड किया है, तो फिज की साउंड आती है या तो फिज आएगा, फिज की साउंड आती है, या बोलेंगे एफरवेसेंस, क्या बोलेंगे, एफरवेसेंस, वेसेंस, एफरवेसेंस। तो आप ध्यान रखेंगे, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये हिंदी में बेटा चूना होता है। चूना जो पहले व्हाइट वॉश के काम आया करता था, उसमें जैसे ही वाटर ऐड होता है तो यहाँ पर हीट इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है, और जैसे हीट इवॉल्व होती है तो फेज की साउंड आती है। तो जो भी आपसे पूछा जाएगा इसमें से कि क्या बना, तो आप स्लेक्ट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, या कौन सा कंपाउंड लिया, तो आप यहाँ पर बोलेंगे क्विकलाइम लिया या फिर कैल्शियम ऑक्साइड लिया। क्विकलाइम भी डायरेक्ट पूछने के लिए आ जाता है, व्हाट इज क्विकलाइम, तो आप बताएंगे कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विकलाइम। तो मतलब एक ही रिएक्शन से, कहने का मतलब ये है कि एक ही रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको प्रॉपर उसके बारे में, रिएक्शन के बारे में सब कुछ पता करना होगा। तो अभी हम चलते हैं बैक टू द टॉपिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। फाइन, अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट। एक और इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो अभी बना था, कैसे बना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैसे बना था, यस, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाने के बाद, क्विकलाइम में वाटर मिलाने के बाद बना था हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब उससे रिलेटेड एग्जाम में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, अगर उसमें ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम, अगर स्लेक्ड लाइम में
कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, ये आप याद रखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और मार्बल का फॉर्मूला भी, मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो ये हो जाता है कि मार्बल के आपको आ जाता है कि मार्बल का फॉर्मूला बताइए, तो मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत चीजों में पाया जाता है, चौक में भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो एग शेल है ऊपर, एग का जो कवर होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है। तो बहुत जगह कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सिर्फ यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है बेसिकली, वो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आ जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में या स्लेक्ड लाइम में, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में या स्लेक्ड लाइम में अगर CO2 रिएक्ट करेगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वॉल पर जब CO2 रिएक्ट करती है तो क्या बनता है। या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि चलो वॉल पर व्हाइट वॉश की, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वॉल पर व्हाइट वॉश करी तो कुछ देर के बाद, व्हाइट वॉश करने के बाद कौन सा कंपाउंड यहाँ पर बन जाता है, कौन सा कंपाउंड यहाँ पर बन जाता है। तो जैसे ही हमने व्हाइट वॉश करी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, मतलब व्हाइट वॉश हमने, ये क्वेश्चन तभी के लिए जब चूने से व्हाइट वॉश करी, ये नहीं कि आप कहीं से भी किसी भी पेंट को व्हाइट वॉश करने के लिए क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं। जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ही व्हाइट वॉश करी पानी मिलाने के बाद, तो देखो क्या होगा, जैसे ही आपने पानी मिलाया कैल्शियम ऑक्साइड में, जैसे ही आपने पानी मिलाया तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि वॉल पर जाकर क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ वॉल पर जो बनेगा वो बनेगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब स्ट्रेट लाइन। अब जैसे ही थोड़ी देर के बाद, एक दिन के बाद, इसे CO2 एनवायरनमेंट में से इसके साथ रिएक्ट करने लगती है, तो धीरे 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 रिएक्शन के बाद उस वॉल पर कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, यस, कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर आ जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर आ जाती है। ये ध्यान रखना, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब वॉल पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लग जाता है तो कुछ देर के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन करने के बाद उस पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये आपको मैंने इतनी देर तक इसलिए समझाया क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और पेपर में आने के 110% चांस होते हैं एनसीईआरटी से ही, एक दो क्वेश्चन कहीं अलग से आता है। बेसिक पूरा का पूरा, क्योंकि इतनी बार मैंने बोर्ड की कॉपीज चेक की हुई हैं, पूरा पेपर, एक आधा क्वेश्चन थोड़ा सा हायर लेवल का वो सोचने पर मजबूर करने वाला दे देते हैं, अदरवाइज पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है। हमें लगता है नहीं आया होगा क्योंकि हम इन बिटवीन का छोड़ के जाते हैं। जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी बैक एक्सरसाइज है, जितना भी चैप्टर है, आप एनसीईआरटी थॉरोली करेंगे, आपके पूरे मार्क्स आते हैं, पूरे मार्क्स, ये आपको ध्यान रखनी है बात। नेक्स्ट आ जाते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन पे। व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, इन अ डीकंपोजिशन रिएक्शन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स या जो कंपाउंड हैं, मतलब ये जो भी कंपाउंड है, breaks break down into two or more than two simpler compounds, मतलब टू और मोर कर सकते हैं बस, टू और मोर सिंपलर केमिकली न्यू सब्सटेंस, सिंपलर कंपाउंड्स लिखे बस आप, या सिंपलर सब्सटेंसेस। इसकी सिंपल डेफिनेशन बजाएंगी, इन अ डीकंपोजिशन रिएक्शन मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, ये ध्यान रखना कि कोई भी एक चीज इलेक्ट्रिसिटी, जैसे यहाँ पे वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जितने भी कलर्ड है, बार बार बता रही हूँ, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, जितने भी कलर्ड है ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट में को जब डिकम्पोजिशन हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनी, ये ध्यान रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनी। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जब हमने यहाँ पर ब्रेक कराया या इसका डिकम्पोजिशन बना तो Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड एंड वाटर बना, प्लस H2O। इधर FeSO4 फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, याद रखेंगे, ग्रीन कलर का होता है। फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन अगर हुआ तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन में अभी चैप्टर के एंड में, मतलब एक वीडियो अलग से होगी जिसमें सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन,
सारे चैप्टर के बिटवीन के क्वेश्चन और सारे चैप्टर के एंड के क्वेश्चन, मतलब पूरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं, चाहे वो 50 बने 60 बने, सारे क्वेश्चंस की पूरी अलग एक वीडियो आएगी। इसलिए यहाँ पर सिर्फ मैं समझा रही हूँ, मैंने क्वेश्चंस आपको नहीं दिए हुए हैं, क्वेश्चन की अलग वीडियो रहेगी, लेकिन फिर भी मैं साथ में बताती जाऊंगी कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे अब इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आता है बच्चों, इस तरीके का आता है कि कोई भी एक ग्रीन कलर का कंपाउंड है, कोई भी एक ग्रीन कलर का कंपाउंड है, उसका जब डीकम्पोजिशन हुआ तो एक ऑक्साइड बना, उसका जब डीकम्पोजिशन हुआ तो उसी कंपाउंड का एक ऑक्साइड बना और दो गैसेस निकली जिसकी पंजेंट स्मेल है, जिसकी पंजेंट स्मेल है। पंजेंट स्मेल होती है जो यूरिया की या यूरिन की स्मेल होती है, गंदी सी जो स्मेल आती है, तो एक पंजेंट स्मेल निकली। तो वो बताइए कि हमने किस कंपाउंड का डिकम्पोजिशन किया है और कौन सी वो दोनों गैसेस हैं। तो जैसे ही ग्रीन कलर का कंपाउंड बोलेंगे और पंजेंट स्मेल बोलेंगे, तो ग्रीन कलर के कंपाउंड से आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि जो ग्रीन कलर का कंपाउंड है वो FeSO4 है। FeSO4 इसलिए मैंने ग्रीन से लिख दिया, आपको याद रखना है FeSO4 है। ऑक्साइड बनेगा क्योंकि फेरस का कंपाउंड हमने ब्रेक डाउन किया है, तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला आप याद कर लें अच्छे से। और जो पंजेंट स्मेल यानी कि जो गंदी स्मेल आती है वो आती है SO2 और SO3 की। ये दोनों गैसेस भी आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीचे वाला भी बहुत ज्यादा एग्जाम में ये आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। फाइन। अब नेक्स्ट इसका एक और एग्जांपल है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। अच्छा यहाँ पर मैंने एक आपको बात बता दी है कि जब हीटिंग से कोई डिकम्पोजिशन हो रहा है, जैसे कोई भी कंपाउंड लिया, उसको आपने हीट प्रोवाइड करी डिकम्पोजिशन के लिए, तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम बोल देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो एग्जाम में स्पेशली भी आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, स्पेशली क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो आप बोलेंगे व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। जब डिकम्पोजिशन, वैसे भी डिकम्पोजिशन हो जाता है, ये नहीं कि हमेशा हीटिंग से ही होगा, तो अगर हीटिंग से डिकम्पोजिशन हो रहा है तो दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं लेड नाइट्रेट का, बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जांपल है ये। और मैं जरा 1 मिनट के लिए सारा इरेज कर लेती हूँ जो मैंने इस इक्वेशन के नीचे लिखा है। अब आ जाते हैं, ये वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं लेड नाइट्रेट, ये आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लेड नाइट PbNO3 होल ट्वाइस, ये है लेड नाइट्रेट। तो जैसे ही लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होता है, क्या है ये लेड नाइट्रेट, ये इक्वेशंस तो आपको समझ लीजिए कि बिल्कुल समझने की तो बात बहुत दूर की, आपको रट के जानी है एग्जाम में, आपको पूरा समझनी तो है ही। मैं क्रैमिंग को यहाँ पे बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, लेकिन लर्निंग भी कुछ चीज होती है, आपको समझने के साथ साथ इसको लर्न भी इक्वेशंस को करके जाना है। तो जैसे ही लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हुआ तो लेड ऑक्साइड बना PbO, लेड ऑक्साइड बनेगा। और ये स्पेशली आपको हिंट दिया जाएगा गैस का, स्पेशली आपको NO2 गैस के लिए हिंट दिया जाएगा ब्राउन कलर के फ्यूम्स, ब्राउन कलर फ्यूम्स बोल देंगे इसको, ब्राउन कलर के फ्यूम्स। ये मेरे पास ब्राउन कलर अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज मैं इसको ब्राउन कलर में ही लिखती, ठीक है, कि ब्राउन कलर के फ्यूम्स यहाँ पर रहेंगे। जैसे ही ब्राउन कलर के फ्यूम्स की बात आए, समझ लीजिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करी हुई है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्ड आएगा, कि जैसे ही आपने ब्राउन क्वेश्चन वाले ने ब्राउन फ्यूम्स की बात करी तो आप समझ जाना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, ठीक है। ये आपको दोनों एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गए और डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कवर हो गया है। ये अच्छे से आपको बहुत याद कर लेना। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन ये आता है कि एक तो आप इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बताइए, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन होता है वो बताइए, एक थर्मल बताइए, और एक फोटो इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब फोटो से जो होता है, फोटो डिकम्पोजिशन उसको बोल देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक सॉरी, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोल देते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक में तो आप ये वाला एग्जांपल लिख के आएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक बोलेंगे तो आप ये वाला की इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन हो रहा है, थर्मल बोलेंगे तो आप ये वाला मेंशन कर सकते हैं। और एक आएगा फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक में आपका भी आगे एग्जांपल आएगा, आप AgCl, AgCl को ब्रेक करके दिखा देंगे, ये सनलाइट से ब्रेक होता है, किससे ब्रेक होता है, सनलाइट से, सिल्वर और क्लोरीन में ये ब्रेक हो जाता है, Ag में और Cl2 में।
तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये तीनों एग्जांपल अभी क्वेश्चंस में मैं मेंशन करूंगी। अलग से क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिसिटी का, एक एग्जांपल दीजिए डिकम्पोजिशन का, और थर्मल का दीजिए, हीटिंग का मतलब, थर्मल मतलब हीटिंग का, और एक सनलाइट यानी कि फोटो लाइटिंग का दीजिए। तो ये इससे मैक्सिमम क्वेश्चन, इतने ज्यादा इतना एलैबोरेट करके समझा रही हूँ क्योंकि इतनी बार बोर्ड के पेपर चेक करने के बाद ये कंक्लूजन निकलता है कि क्वेश्चन किस किस तरीके से वो रिपीट करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन, और किस किस तरीके से क्वेश्चन वो लोग देते हैं। फाइन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जांपल ये सारे मेंशन भी कर दिए। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बता दिया है वाटर का। ये एनसीईआरटी में आपकी फिगर दी हुई है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की। इस वाले एग्जांपल को आप लिख के आएंगे उसमें, ठीक है, इस वाले एग्जांपल को आप लिख के आएंगे। और फोटोलाइटिक का मैंने आपको बता दिया, अभी बताया है सिल्वर क्लोराइड का ले आप लिख लेना, या फिर सिल्वर ब्रोमाइड, कोई सा भी आप एग्जांपल ले लेना। उसको आपने सनलाइट में ब्रेक कराया, किस में ब्रेक कराएंगे? तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज अ केमिकल रिएक्शन। आप सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लिख लीजिए, द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसका एग्जाम्पल पेपर में आ जाता है, तो या एग्जाम्पल दे देंगे आपको, रिएक्शन आपसे पूछेंगे ये किस टाइप का डिकम्पोजिशन है। तो इसमें आपको ये वाली इक्वेशन बिल्कुल याद करके जानी है। सिल्वर क्लोराइड की डिकम्पोजिशन होती है, सिल्वर क्लोराइड की डिकम्पोजिशन होती है सनलाइट में सिल्वर और क्लोरीन बनने के लिए। सिल्वर और क्लोरीन, इसमें एक वर्ड और आएगा कि ये जो प्रोसेस है, ये जो इक्वेशन है, या ये जो सिल्वर क्लोराइड का या सिल्वर ब्रोमाइड का जो डिकम्पोजिशन है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना। ग्रे कलर का सिल्वर बन जाता है, ठीक है, जो शाइनी सिल्वर रहता है उसमें से क्लोरीन निकल जाता है और ग्रे कलर का सिल्वर हमारे पास आ जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए एक तो आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी याद रखेंगे, एक सनलाइट वर्ड याद रखेंगे। फाइन, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। वाटर का मैंने आपको बता दिया, इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब वाटर का डिकम्पोजिशन होता है तो हाइड्रोजन का और जो ऑक्सीजन का रेशो होता है, जो गैसेज निकलने का रेशो होता है, वो 2:1 होता है। हाइड्रोजन ज्यादा निकलती है, ऑक्सीजन उससे हाफ निकलती है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन ज्यादा निकलेगी और ऑक्सीजन कम निकलेगी, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 2:1 का रेशो हर हाल में। एक एक क्वेश्चन वो बता रही हूँ आपको जो एग्जाम में आएगा या आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब आ जाते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। अब आएगा, जैसे अभी हमने डिकम्पोजिशन पढ़ा है, कॉम्बिनेशन पढ़ा है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड वन, वो है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बच्चों? अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, is a reaction in which one element is substituted for another element in a compound। ठीक है, जिसमें एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह ले लेता है। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब एक एलिमेंट दूसरे को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट या इन विच एन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में दूसरे एलिमेंट को हटाकर उसकी प्लेस ले लेना, उसकी प्लेस ले लेना इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार फिर से बोल देती हूँ, अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द वन इन विच एन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। इसको पूरे को बोलते हैं कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को हटाया, सिंगल यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें ये तीनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतनी नहीं है जितनी ये दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स, क्या आ जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स पेपर में आ जाता है, जिंक ग्रेन्यूल्स आर एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक ग्रेन्यूल्स आर एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का आप ध्यान रखेंगे ब्लू कलर होता है। कॉपर सल्फेट का आप क्या याद रखेंगे बच्चों? ब्लू कलर होता है। तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है, तो जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल्स इसमें डालें तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा। कॉपर बाहर निकल के आ जाएगा, रेडिश ब्राउन कॉपर निकलकर बाहर आ जाएगा। फाइन, ये आपको ध्यान रखना है, जिंक की प्लेट पर जम जाएगा। देखो जैसे
ये आपका कॉपर सल्फेट है, ठीक है, ये आपका कॉपर सल्फेट है। यहाँ पर जिंक की एक प्लेट डली हुई है। अब जैसे ही इनकी आपस में रिएक्शन होगी, जैसे इनकी आपस में रिएक्शन होगी, तो ये जो ब्लू कलर का था, यहाँ पर जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, ब्लू कलर का सॉल्यूशन, उसका आप ध्यान रखना, वो तो चेंज हो जाएगा कलरलेस। मैं ऐसे मान बना देती हूँ, वो तो चेंज हो जाएगा कलरलेस, कलरलेस। और ये जो जिंक की प्लेट पड़ी हुई है यहाँ पर, क्योंकि कॉपर अलग हटा, ये आ गया ना, जिंक सल्फेट बन गया भैया यहाँ पे। जैसी रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, वो मैं व्हाइट से लिख नहीं सकती, इसलिए मैं बता रही हूँ जिंक सल्फेट कौन सा है, कलरलेस होता है। और ये जो कॉपर निकल कर यहाँ पर गिर गया है अलग से, ये कॉपर धीरे धीरे इस प्लेट पर हल्का 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 जमने लग जाता है। तो कॉपर प्लेट पर, ये सिल इस पे क्या कहते हैं, जिंक की प्लेट पर कॉपर हल्का हल्का जमने लग जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें कौन कौन सी बात ध्यान रखनी है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर, जिंक सल्फेट कलरलेस, जिंक सल्फेट कलरलेस, जो कॉपर निकलेगा वो रेडिश ब्राउन कलर का निकलेगा और जिंक की प्लेट पर जमना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और इसमें क्या बात है आप याद रखेंगे बच्चों, हाँ, इसमें आपको ध्यान रखना है, जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। इसके लिए मैंने एक वीडियो डाल रखी है, उसको आप जरूर से जरूर देख लें कि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग होगा। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, जैसे यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पर जिंक है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ऊपर की चीजें ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को उसकी जगह से भगा देगा। जैसे कोई बहुत ज्यादा शरारती बच्चा है, उसने कमजोर बच्चे को आया और उसकी सीट से हटा दिया, शरारती बच्चा है, कमजोर बच्चे को उसकी सीट से उसके दोस्त के पास से हटा दिया। कॉपर ऐसा काम नहीं कर पाएगा। तो कभी एग्जाम में अगर इसकी रिवर्स आ जाए, अगर कभी एग्जाम में ये आ जाए कि अब बताइए क्या बनेगा, तो आप लिख आएंगे नो रिएक्शन, आप लिख के आएंगे नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, नीचे है तो ये बहुत कमजोर है, ये जिंक को उसकी जगह से रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ये क्वेश्चन याद रखना है। दूसरा एक क्वेश्चन आएगा, अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ही, अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ही, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ही अगर फेरस डाल दिया जाए, फेरस का मतलब होता है आयरन, कोई आयरन की नेल डाल दी जाए, ये दे रखा है एग्जाम्पल, कोई आयरन की नेल डाल दी जाए तो क्या क्या चेंजेस होंगे। सबसे पहले तो देखिए कलर चेंज होगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा, भाई फेरस जो है कॉपर को हटा देगा, कॉपर बहुत नीचे होता है, फेरस भी इससे ऊपर होता है, यहाँ पर फेरस भी इससे ऊपर होता है, तो फेरस इसको भी हटा पाएगा, इसको भी हटा पाएगा कॉपर को, तो फेरस सल्फेट बनेगा। फेरस सल्फेट का देखिए यहाँ पर आप ग्रीन कलर हो जाएगा, ध्यान रखना है। फेरस सल्फेट का कौन सा कलर होता है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, फेरस सल्फेट अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ग्रीन कलर हो जाएगा। कॉपर फिर से रेड ब्राउन कॉपर निकलेगा, वो कहाँ जाके जम जाएगा, वो यहाँ नेल पे जाकर जम जाएगा। जो कॉपर रेड ब्राउन कलर का निकलेगा वो यहाँ नेल पर जाकर जम जाएगा। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आप ऐसे ही लर्न कर लेना कि लेड, ऐसे एक एग्जांपल दे दिया कि लेड अगर कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है CuCl2, यहाँ पे सब आप ध्यान रखना, ये नीचे होते हैं, तो लेड क्लोराइड बनेगा और कॉपर बाहर निकल आएगा। अब यहाँ पर सारे के सारे इसके ऑब्जर्वेशन दे दिए मैंने, फर्स्ट वाले की ऑब्जर्वेशन, ये फर्स्ट वाले की ऑब्जर्वेशन है, ये दोनों इसी की ऑब्जर्वेशन है, फाइन। जो ग्रीन कलर है, कॉपर क्लोराइड भी ग्रीन कलर का होता है, याद रखेंगे, कॉपर क्लोराइड भी कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और ग्रीन कलर जो है धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाएगा। लेड क्लोराइड बनेगा कलरलेस, लेड क्लोराइड बनेगा कलरलेस, कलरलेस। और कॉपर जो है फिर से रेड ब्राउन कलर का जो कॉपर है वो निकल के लेड की स्ट्रिप पे चला जाएगा। हर तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ मेंशन कर दिए, हर तरीके के क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, आप इन क्वेश्चंस का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, जैसे अभी सिंगल डिस्प्लेसमेंट बनाया था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, जैसे यहाँ ए है, यहाँ BC है, तो इसने ए ने बी को रिप्लेस कर दिया था और सी को, ठीक है, रिप्लेस करके ए सी बन गए थे और बी को निकाल के बाहर फेंक दिया था। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यहाँ पर भी दो चीजें होती हैं और यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, Na की जगह बी ही जाएगा, ठीक है, जैसे इसकी जगह ये चला गया लेकिन, और इसने इसको रिप्लेस कर दिया, इसको हम डबल मानते हैं कि हमने डबल डिस्प्लेसमेंट कर दी। हमने क्या कर दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट कर दिया, Na ने Ba को हटा दिया, Ba ने Na को हटा दिया, मतलब दोनों में दो कंपाउंड होते हैं, आपको ये ध्यान रखना, उसमें एक सिंगल कंपाउंड होता है और यहाँ दो कंपाउंड होते हैं, फाइन। उसमें सिंगल एलिमेंट होता है, कंपाउंड है उसमें सिंगल एलिमेंट होता है एक साइड, मैं इसको इरेज कर लेती हूँ, उसमें यहाँ पर सिंगल एलिमेंट होता है, यहाँ पर पूरा कंपाउंड है, बस इतना ध्यान रखना है, पूरे कंपाउंड की वजह से इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहा गया है। तो रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज हो रहा है, किसी ने किसी को निकाल के बाहर नहीं फेंका है
किसी ने किसी को निकाल के बाहर नहीं फेंका, इसने एक दूसरे से ये दोनों एक्सचेंज हो गए, तो दोनों कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। यहाँ पर क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एनसीईआरटी का जितना भी इस कलर में मैंने मेंशन किया हुआ है सब कुछ एनसीईआरटी का है। तो यहाँ पर Na2SO4 है और यहाँ BaCl2 है, इन दोनों ने रिएक्शन करी तो बेरियम सल्फेट बना। क्या बना, बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना। अब ये जो बेरियम सल्फेट है इसका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये एक व्हाइट कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है, यानी कि इस तरीके का। देखो आप करेंगे तो दोनों लिक्विड लिक्विड मिक्स, तो जब आप मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर कुछ सेमी सॉलिड सा जो कि घुल नहीं पाएगा, आपको यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे रबड़ जैसा कुछ मटेरियल यहाँ पर आके कलेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये ध्यान रखना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट बन रहा हो, स्पेशली इंसोल्यूबल वर्ड आ रहा है कि कोई इंसोल्यूबल सॉलिड बन रहा है, तो उसको आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। बाकी अभी रहते हैं हम सिर्फ डिकम्पोजिशन पर, कि इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट पे कि दोनों आयंस ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में बेरियम सल्फेट बना। बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का इनसोल्यूबल सॉलिड जैसा मटेरियल होता है, ये आपको याद रखना है। और क्या कहते हैं, दिस इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। ये चीज आपको ध्यान नहीं रखनी है। और इनको अगर आपको एग्जाम में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का आ जाता है एग्जांपल, अब मैंने डेफिनेशन की बात नहीं करी है, एग्जांपल आ जाता है तो ये एग्जांपल भी आप मेंशन कर सकते हैं। अभी आगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आएगी तो मैं आपको पहले से बता रही हूँ, आप ये एग्जांपल भी मेंशन कर सकते हैं। अभी सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट की आप बात करिए कि एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। और अगर पेपर में ये इक्वेशन आ जाती है, कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम सल्फेट को बच्चे ये एक्वस बोलेंगे, ध्यान रखना, एक्वस नहीं बोला है तो रिएक्शन नहीं होगी, एक्वस नहीं बोला, ठीक है। तो एक्वस सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड के साथ एक्वस के साथ रिएक्ट करेगा तो बेरियम सल्फेट बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ये आपको यहाँ पर बात ध्यान रखनी है। Now next we come to redox reactions. Redox, reduction and oxidation. इसका जो फुल फॉर्म होता है दैट इज जो जिन रिएक्शंस में रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा हो, दीज आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। अब रिडॉक्स रिएक्शन में मतलब ये जो मैंने वर्ड बोले हैं रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये वर्ड क्या होते हैं, ठीक है, ये वर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मान लिया कोई भी एक एलिमेंट है, उसमें अगर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है और बाद में उसमें जाके ऑक्सीजन लग गई, तो मतलब इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। एक चीज और हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन में, देखिए अगर किसी चीज के पास HCl, किसी चीज के पास हाइड्रोजन है और उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और Cl2 बच गया बस इन केस, तो हम बोलते हैं HCl का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको दो बात बताई कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है इट इज ऑक्सीडेशन, और अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है देन ऑल्सो इट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में दोनों काम होते हैं, ऑक्सीजन का लगना भी ऑक्सीडेशन माना जाता है और हाइड्रोजन का हटना भी किसी चीज में से ऑक्सीडेशन माना जाता है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस बोथ आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फाइन, अब आ जाते हैं रिडक्शन पर। रिडक्शन इसका जस्ट ऑपोजिट है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो एडिशन हो जाए हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए, या उस चीज में से ऑक्सीजन जो है रिमूव हो जाए, तो भी हम बोलते हैं कि उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन से आप समझ गए, ऑक्सीडेशन में आप याद रखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे लिखोगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब जिन रिएक्शंस में ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, जिन रिएक्शंस में ये ऑक्सीडेशन भी और ये रिडक्शन भी एक साथ हो रहा है, दीज आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। तो अगर आपके एग्जांपल में डेफिनेशन आ जाती है, देन अ रिडॉक्स रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, यानी कि साथ ही में हो रहा है। याद रखेंगे, यहाँ पर आप ये एग्जांपल एक दो तैयार कर लें। ऑक्सीडेशन का आप एक कर सकते हैं कोई भी, या कोई भी अपने अकॉर्डिंग आप एक एग्जांपल जिसमें मैग्नीशियम, जैसे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन लग रहा है तो MgO, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैं आपको बार बार वीडियो में बता रही हूँ, Fe2O3, Fe2 ये नीचे है O3। फाइन, तो ये
यहाँ पे वो करने में काफी टाइम लग रहा था, इनको बार बार इंसर्ट करने में कि मैं 2 को नीचे लेके जाऊँ 3 को, तो इसलिए मैंने इसको फटाफट से ऐसे ही बना दिया है, तो आप इसको कर लेंगे। तो ये सब ऑक्सीडेशन हो जाते हैं। अब आ जाते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, जैसे कि अभी बात करी हमने कि भाई ऑक्सीजन हट रहा है, देखो यहाँ पे हट गया, CuO के पास था ऑक्सीजन और यहाँ से हट गया, तो ये बन गया खाली Cu रह गया, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर N2 अकेला था, जाकर इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, बताया ना भी हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन ऐड हो गया है, तो भी यहाँ पर क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। अब आ जाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपको पता भी होना चाहिए। जैसे रिडॉक्स रिएक्शन में कैसे आपको पता चलेगा कि मैम ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। देखो यहाँ से ऑक्सीजन हट रही है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, यहाँ ये अकेला रह गया। ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या बताया था अभी, रिडक्शन। तो यहाँ पे CuO का बच्चों क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ पे CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्यों हो रहा है CuO का रिडक्शन, बिकॉज वी आर रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम इट, क्योंकि एडिशन थोड़ी हो रहा है, एडिशन होता तो ऑक्सीडेशन हो जाता, क्योंकि हम यहाँ से ऑक्सीजन हटा रहे हैं, दैट्स वाई इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। लेकिन ये ऑक्सीजन जा कहाँ रहा है, ये ऑक्सीजन इसके पास जाकर ऐड हो गया, देखो यहाँ हो गया ना ऐड, इसके पास जाके, तो जिसके पास जाकर ऐड हुआ है, H2 के पास जाकर ऐड हो गया है, तो H2 का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। H2 का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। अब इसमें सब बच्चों को जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो भी इन दोनों में से किसी एक का ही होगा, रिडक्शन होगा तो भी इन दोनों में से ही किसी एक का होगा। यहाँ पर आपको आंसर्स में प्रोडक्ट्स में से कुछ भी नहीं लिखना। पेपर में आप ये नहीं लिख के आएंगे कि H2O का ऑक्सीजन हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं, यहाँ से तो आपको एग्जाम में आंसर लिखने ही नहीं है। अगर आपसे पूछने लगे ये बताइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो आपके ये दो ही आंसर होंगे, आपको प्रोडक्ट्स में से आंसर नहीं लगाने हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ से ऑक्सीजन हट रही है, जिसके पास ऑलरेडी होती है, जिसके पास ऑलरेडी होती है रिडक्शन तो उसी का होगा ना, उसी के पास से हटेगी। तो आप पहचान कर लें, जिसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है उसका जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है उसका ऑक्सीडेशन होता है। फिर से मैं बोल देती हूँ कि मैंने कहीं कुछ यहाँ पे मिस प्रोनाउंस कर दिया हो कुछ चीजें, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ। जैसे MN, अभी मैं थोड़ा सा कुछ और सोचने लग गई थी, जैसे MN, एक्चुअली मैं क्या सोचने लग गई थी, अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी मुझे बताने हैं, तो मुझे लगा था मैं साथ में ही बता दूं, लेकिन पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। जैसे MnO2 है, इसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है, ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो इसका ऑक्सीडेशन तो होने से रहा, इसका होगा रिडक्शन, इसका होगा रिडक्शन। और जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, भाई ऑक्सीजन नहीं है तो इसको कहीं से ऑक्सीजन मिल रही है, इसने ऑक्सीजन दी, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब जो मैं बात कर रही थी कि मैं अभी बीच में सोचने लग गई थी कि मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी बताऊंगी, तो देखिए इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीजन दे कौन रहा है, इसको ऑक्सीजन दे कौन रहा है, इसको ऑक्सीजन दे रहा है MnO2। तो जो देता है ऑक्सीजन, MnO2 ने एक अच्छा काम किया, किसी को ऑक्सीजन दी, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक एजेंट है जिसके पास ऑक्सीजन थी और उसने किसी को ऑक्सीजन दे दी, ये पता चल गया आपको। तो आपको इस चीज से क्या पता चल जाता है कि जिसका रिडक्शन होता है वो बेचारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि अपनी ऑक्सीजन किसी को देकर वो रिड्यूस हो गया, अपनी ऑक्सीजन किसी को देकर वो रिड्यूस हो गया, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उस बेचारे का रिडक्शन हो जाता है। और इसका जस्ट अपोजिट है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। और वो क्यों होता है, क्योंकि उसने दूसरे को रिड्यूस कर दिया, क्योंकि उसने किसी को रिड्यूस कर दिया। भाई जिसका रिडक्शन हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ है उसको किसी ने तो रिड्यूस किया होगा, उसको किसी ने तो रिड्यूस किया होगा, उसको रिड्यूस किया है इसने, क्योंकि इसने दूसरे की ऑक्सीजन को खींच लिया अपने पास। तो यहाँ से आपको जो बात बेसिकली ध्यान रखनी है, मेनली जो बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो आपको क्या रखनी है कि अगर इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, आपको कोई एक रिएक्शन दे देते हैं, लेड ऑक्साइड में हाइड्रोजन का वो लगाया तो लेड और H2O बना, इसमें पूछेंगे आपसे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, रिड्यूसिंग एजेंट, यही आता है एग्जाम में। अब देखिए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हुआ, ऑक्सीडाइज्ड दो तरीके से आप पता चलेंगे कि जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है उसी को ही तो ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा हमें, उसी का तो बेचारे का ऑक्सीडेशन होगा। या फिर आप दूसरे तरीके से ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, मतलब किसके पास जाकर ऑक्सीजन लगी है, तो यहाँ ऑक्सीजन लगी है H2 के पास। यहाँ पर मैं आपको बार बार ये बात बता रही हूँ,
इन दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा प्रोडक्ट्स में से कभी भी। आंसर चारों में आपके, इन ऑल द फोर्स द आंसर विल बी दीज टू रिएक्टेंट्स। ये दो रिएक्टेंट्स ही आंसर होंगे। जिसका जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो H2 हुआ है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी। तो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो हुआ है H2। सब्सटेंस जो रिड्यूस हुआ है, जिसके पास से ऑक्सीजन चली गई, वो बेचारा रिड्यूस हो जाता है। तो किसके पास से ऑक्सीजन चली गई? सब्सटेंस जो रिड्यूस हुआ है वो हुआ है लेड ऑक्साइड। सब्सटेंस जो रिड्यूस हुआ है वो हो गया है लेड ऑक्साइड। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये जिसने अपनी ऑक्सीजन दी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसने अपनी ऑक्सीजन दी। तो लेड ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेड ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिसने ऑक्सीजन दूसरे की अपने और खींच ली, अपनी और ले ली, तो वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसने लेड ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। और जिन बच्चों को अभी भी लग रहा है कि भाई हमें समझ में नहीं आया, वो पेपर में जैसे ही क्वेश्चन आते हैं और ये चारों चीज पूछते हैं, तो पहले आपको उस सीक्वेंस से आप लिख लें। पहले आप इस सीक्वेंस से लिख ले। देखो मैं इससे समझाऊंगी। जैसे ये एग्जाम में आ गया, ये एग्जाम में आ गया और मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा टीचर ने क्या बताया था, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है, कौन सा रिड्यूस्ड है, बस मुझे कुछ कुछ पता है। तो आप क्या करेंगे, पहले ये चारों अगर आ जाते हैं या दो भी आ जाते हैं, तो पहले आप चारों लिख लीजिए और उसके बाद आप दो आंसर लगा के आ जाइए। देखो मैं बताती हूँ कैसे। आपने पहले ये चारों चीजें लाइन से लिख लेनी है। ये रटने वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ, जिनको समझ में आ गया वेल एंड गुड, जिनको समझ में आ गया वेल एंड गुड। इन केस आपको लग रहा है कि और भी कोई सिंपल तरीका है, मुझे ज्यादा अपना माइंड न यूज करना पड़े, तो आप मतलब आना चाहिए आपको हायर क्लासेस के लिए। लेकिन इन केस आपको लगे कि भाई मुझे फटाफट बता दो क्या करके आना है, तो उस केस में आप पहले ये चारों लाइन से लिख लीजिए। लाइन से बिल्कुल लिखना है, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूस्ड, रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें किसी एक को, मतलब कि आप कोई भी, अगर आपको एक पता है, जैसे मुझे सबसे पहले बस मुझे एक ही पता है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ। अगर मुझे कोई एक भी पता है कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हुआ, कि मुझे ये पता है कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया HCl। HCl आपको रट लेना, ऊपर HCl, नीचे HCl, यहाँ MnO2 और यहाँ भी MnO2। लेकिन इसके लिए ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपको ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। इन केस आपको ये पता है कि मैम मुझे ये नहीं पता सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हुआ है, मुझे तो ये पता है ये रिड्यूस हुआ है, मुझे तो एक बात पता है कि ये रिड्यूस हुआ है, तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड में आप लिख लो MnO2, उसके साथ वाले में MnO2 लिख दो, ऊपर वाले में दोनों में बचा कुचा ये वाला लिख दो। लेकिन ये फॉर श्योर है कि इसमें से कोई आंसर नहीं होगा और इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। आंसर होंगे तो ये दोनों होंगे, आंसर होंगे तो ये दोनों होंगे। अब मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया आप कैसे भी ट्रिक से इसको कर सकते हैं। फाइन। अब आ जाते हैं यहाँ पर आपका लास्ट, अप्रोक्सीमेटली लास्ट नियर अबाउट, यहाँ पे आपका टॉपिक आया है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। जो अभी हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ी हैं, रिडॉक्स पढ़ी हैं या ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी हैं, उनका डेली लाइफ में क्या यूज है? कोरोजन आप 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कोरोजन इज द प्रोसेस बाय विच, मतलब आपका आ गया ना इफेक्ट्स क्या आ गया, तो आपको याद रखना है कोरोजन है और एक रेंसिडिटी है। रेंसिडिटी अगर हम अभी आगे पढ़ेंगे, एंड कोरोजन। कोरोजन इज द प्रोसेस बाय विच मेटल्स आर ग्रेजुअली ईटिंग अवे by the gases and water vapors in the temperature। या तो आप ये डेफिनेशन लिखिए या आप लिख देंगे स्लो ईटिंग अवे, स्लो ईटिंग अवे ऑफ metals by the action of air, moisture और केमिकल। एयर, मॉइस्चर और केमिकल। आप ये भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। ये वाला तो सिंपलर है, तो ये आपको अगर आप ये लर्न कर सकते हैं। फाइन। तो कोरोजन एक्चुअल में क्या होता है, जैसे देखो तांबा पड़ा हुआ है बाहर, तांबे की कोई प्लेट पड़ी हुई है जैसे कॉपर की, उस पर ग्रीनिश ग्रीनिश लग जाता है, ग्रीनिश ग्रीनिश। आयरन पड़ा है, उस पर रस्ट लग जाती है। आयरन पड़ा है स्टील के बर्तन में, आपने अचार रख दिया है, कुछ दिन के बाद वो स्टील का बर्तन खराब हो जाएगा। किसी और मेटल कंटेनर में आपने एसिड रख दिया है, मेटल कंटेनर खराब हो जाएगा। धीरे धीरे धीरे, जैसे ये रस्ट है, ये धीरे 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 पूरा जो बाहर आयरन पड़ा है उसको धीरे 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 खत्म कर देती है, चूरा टाइप का बन जाता है। तो यही सब चीज होती है कोरोजन, यही सब चीज होती है कोरोजन। स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल। अब यहाँ पे आ जाता है पेपर में कंडीशंस नेसेसरी फॉर कोरोजन, तो आप एयर एंड मॉइस्चर और presence of a chemical, air, moisture or presence of a chemical are the necessary requirement for
कोरोजन। ठीक है, अब कोरोजन कितने तरीके के हैं यहाँ पर मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया है। एक तो आपको करना है रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। रस्टिंग ऑफ आयरन से आप क्या समझते हैं? व्हेन आयरन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, जब आयरन जो है दैट कम्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, और रेडिश ब्राउन, क्या याद रखेंगे? और रेडिश ब्राउन कोटिंग कॉल्ड रस्ट फॉर्म्स ऑन द सरफेस। क्या हो जाती है? रस्ट फॉर्म हो जाती है उस आयरन पर जब वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है। अब यहाँ पर आपको रस्टिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है रस्टिंग की, आपको इक्वेशन तैयार करके जानी है। रस्ट का आपको फॉर्मूला याद करके जाना है एग्जाम में। रस्ट का फॉर्मूला आपको याद करके जाना है। रस्ट के लिए आप नेसेसरी कंडीशंस वही है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर होना चाहिए एनवायरमेंट में, प्लस एक मेटल का आयरन का कोई भी कंटेनर होना चाहिए, मतलब आयरन मेटल आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर ये आपकी आ गई है, याद रखेंगे इक्वेशन। ये जो एस लगा हुआ है ये है बेटा सॉलिड, इसको आप लिखने की जरूरत नहीं है। तो Fe के साथ ऑक्सीजन लगी 3O2, और यहाँ पर है कुछ मॉइस्चर लग गया। यहाँ पर ये जो 2x का मतलब होता है, यानी कि 2x का मतलब कुछ भी थोड़ी बहुत पानी की बूंदे, मतलब जो पानी के मॉलिक्यूल्स उसको मिले। और साथ में क्या बन गया है? ये बन गया Fe2O3.XH2O रस्ट। रस्ट का आपको फॉर्मूला याद रखना है Fe2O3.H2O, और X लगाएंगे मतलब सम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब मॉइस्चर से ही रस्ट बनता है। रस्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और रस्ट की पूरी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। द टू कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग इज ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ये ध्यान रखेंगे। टार्निशिंग ऑन सिल्वरवेयर, जो सिल्वर के कंटेनर्स या जो पायलें सिल्वर की होती हैं वो सब धीरे धीरे काली पड़ने लग जाती हैं। ये भी कोरोजन है, धीरे धीरे क्या पड़ने लग जाती है? वो काली पड़ने लग जाती है, ब्लैक कलर का कंपाउंड बन जाता है। तो ये इसको भी हम बोलते हैं सिल्वर का कोरोजन हो रहा है, चांदी का कोरोजन हो रहा है। टार्निश हो जाती है, टार्निश मतलब कालापन आ जाता है। अब ये आता क्यों है? यहाँ से आप तैयार रखेंगे। व्हेन सिल्वर रिएक्ट्स विद सल्फर कंटेनिंग गैसेस, हमारा जब वो एनवायरमेंट में सिल्वर आता है एयर में, तो कुछ सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं, सल्फर के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ गैसेस होती हैं जो इस सिल्वर से रिएक्ट करती हैं, और रिएक्ट करने के बाद वो ब्लैक कलर का एक सिल्वर सल्फाइड कंपाउंड बनाती हैं, जो उस पर परत की तरह जम जाता है सिल्वर पर। तो वो कंपाउंड आपको याद रखना है सिल्वर सल्फाइड, कंपाउंड आपको याद रखना है सिल्वर सल्फाइड, बस इतना याद रखना है। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन यहाँ पर दे दी है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको इक्वेशन आपको दे दिए। सिल्वर आर्टिकल पे जो ब्लैक कोटिंग होती है वो सिल्वर प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट कर रहा है H2S से, सिल्वर प्लस H2S, और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर सिल्वर सल्फाइड बन गया। क्या बन गया? सिल्वर सल्फाइड, याद रखेंगे। H2 गैस रिलीज हो गई, ये इस तरीके से, ये ध्यान रखेंगे आपको, इस तरीके से यहाँ ये काला पड़ जाता है, ये ध्यान रखना है। रस्ट मैंने आपको बता दिया है। रस्टिंग में देखो यहाँ पे इस तरीके का था, और यहाँ धीरे धीरे रस्ट बन के ये रेडिश ब्राउन कोटिंग इस पे आ गई है। अब थर्ड आ जाती है ग्रीन कोटिंग की जो बात हो रही है। इसमें देखो ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर पे जो ग्रीन कोटिंग, कॉपर कैन डेवलप अ ग्रीन कोटिंग व्हेन कम इन कांटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। तो ये आपको इक्वेशन यहाँ पर थोड़ी सी तैयार कर लेनी है। कॉपर के साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, मतलब ये सारी कुछ गैसेस मिलकर यहाँ पर बना CuOH होल ट्वाइस और CuCO3। यहाँ पर ये ग्रीन कलर का एक कंपाउंड बन जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बाकी यही सारा कोरोजन में आ गया। आगे देखते हैं थोड़ा सा कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पेंटिंग करना मेटल को, मतलब एग्जाम में आप ये मत देखना कि ये, मतलब आप जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको ये नहीं लगना चाहिए इतनी इजी चीजें हैं। एग्जाम भी इजी ही आता है, यही चीजें आती हैं। बहुत ज्यादा जो है एग्जाम्स को लेकर लोगों ने बनाया हुआ है, बच्चों ने अपने मन में, हाई एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में कुछ क्या आएगा। एग्जाम में यही सब आता है, इतना ही इजी एग्जाम आता है। मीडियम लेवल का एग्जाम आता है, एवरेज लेवल का, एवरेज से थोड़ा बहुत ठीक ठाक और आ जाएगा। हाई लेवल का नहीं आता है कि आप वहां बैठे और सोचे और क्या करना है। आप नॉर्मल चीजें पूरी एनसीईआरटी करके जाइए, नॉर्मल सा, बाकी सारा पेपर आप उसमें से आप कर सकते हैं, सारी एक्टिविटीज वगैरह करके जाएं अच्छे से। ठीक है, तो और ये सब कुछ अब एनसीईआरटी में गिवन है। अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस ऑन द सरफेस, कोटिंग ऑफ मेटल विद नॉन कोरोडिंग मेटल लाइक निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, मतलब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस होता है जिसमें जो मेटल हमें यूज करना है, जैसे टंकियां हैं, टोटी जो होती है टैप्स, उस पर दूसरे मेटल की कोटिंग चढ़ा दी जाती है, जो कि मेटल एयर और मॉइस्चर से रिएक्ट नहीं करता। जैसे अलॉयज जो है वो रिएक्ट नहीं करते, तो मेटल पे अलॉयज की कोटिंग जो है चढ़ा देते हैं, जिससे कि
वो आगे का अंदर का जो मेटल है वो खराब ना हो। तो ऐसे प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। शील्डिंग द मेटल फ्रॉम ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ऑक्सीजन और मॉइस्चर से उसको बचा के रखें। कैसे बचा के रखें? या तो एयर टाइट कंटेनर में रखें, या उसके ऊपर पेंट कर दें, या उसके ऊपर ग्रीज लगा दें, ऑयल लगा दें। तो शील्डिंग मतलब एक तरीके का शील्ड कर देना, कवर कर देना। गैल्वेनाइजिंग इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनाइजेशन, या इसको आप अच्छे से तैयार कर दें। टू कवर आयरन और स्टील इन इन अ ब्रिटिश बाय अ ब्रिटिश मेटल जिंक टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग डैमेज फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो कोई भी स्टील का या आयरन की चीज है उसको किसी जिंक मेटल से कवर करना, स्पेशली जिंक मेटल ही आएगा गैल्वेनाइजेशन में। टू कवर आयरन और स्टील बाय अ व्हाइट मेटल जिंक टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डैमेजिंग फ्रॉम बाय वाटर और मॉइस्चर। ठीक है, जो भी लिख सकते हैं। फिर आ जाएगा क्रोम प्लेटिंग, आपके में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो मैंने अभी आपको समझाया है वही क्रोम प्लेटिंग होता है। अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग अ थिन लेयर ऑफ क्रोमियम ऑन टू अ मेटल ऑब्जेक्ट। क्रोमियम की थिन लेयर मेटल ऑब्जेक्ट पे लगा देंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मेथड से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मेथड कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर कंटेनर होता है आपका, जो भी आपको इलेक्ट्रो जिसके ऊपर परत चढ़ानी है, यहाँ दूसरा मेटल होता है जिसकी परत चढ़ानी है, ये यहाँ से डिसॉल्व होता रहता है प्रोसेस के थ्रू, और यहाँ पर इस पर अटैच होता रहता है। ठीक है, ये अलग से आपको समझाया जाएगा मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में। बस अभी आपको ये ध्यान रखना है, क्रोम प्लेटिंग में क्रोमियम की प्लेटिंग चढ़ेगी या कवरिंग चढ़ेगी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मेथड से। तो क्रोमियम और प्लेटिंग, इससे ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अलोइंग, अभी मैंने आपको यहाँ पर बात करी थी अलोइंग, हम मेटल को एज इट इज यूज ना करके उसको अलॉय की फॉर्म में यूज करते हैं। मेटल और अलॉय में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? देखो, मेटल होता है सिंपल, हमने आयरन उठा लिया और उसको यूज करने लग गए, जैसे लोहे का तवा होता है। लेकिन वहीं पे हम क्या करते हैं, मेटल को किसी और मेटल के साथ या फिर मेटल को किसी नॉन मेटल के साथ हम मिक्स कर देते हैं। हम नहीं करेंगे, मतलब किसी प्रोसेस के थ्रू मिक्स होकर जो नई चीज बन के आती है वो क्या होती है? अलॉय। और वो अलॉय जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, रेजिस्टेंट टू कोरोजन होते हैं, उनका कोरोजन नहीं होता है, मतलब फार बेटर होते हैं, हर तरीके से बेटर होते हैं ओरिजिनल मेटल से। फाइन, तो इसको हम बोलते हैं अलॉइंग, अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू और मोर एलिमेंट्स, मतलब मेटल या नॉन मेटल, टू क्रिएट अ सॉलिड सॉल्यूशन, जिससे कि नई चीज बन के आए सॉलिड फॉर्म में, और उसको अलॉय कहते हैं। ये भी एक मेथड है हम कोरोजन से बचाने का, क्योंकि जो नया अलॉय बन के आया उस पर कोरोजन नहीं लगता है। जैसे कि स्टील भी एक अलॉय है, तो वो उस पर कोरोजन नहीं लगता है। अब आ जाते हैं आपके लास्ट टॉपिक पर, यही हमारा ऑक्सीडेशन में ही चैप्टर में लास्ट के टॉपिक में कोरोजन हमने पढ़ा है, और अब हम पढ़ लेते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज द प्रोसेस बाय विच फैट्स एंड ऑयल्स इन अ फूड ब्रेक डाउन रिजल्टिंग इन ऑफ टेस्ट, ऑर्डर, OUR, ऑर्डर एंड टेक्सचर। यानी कि रेंसिटी जो होता है खाने का स्पॉयल हो जाना, और उसमें थोड़ी सी साइंटिफिक तो डेफिनेशन ये है, रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस बाय विच फैट्स एंड ऑयल्स इन अ फूड ब्रेक डाउन, फूड में जो फैट्स और ऑयल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिससे कि ऑफ टेस्ट, रिजल्टिंग इन ऑफ टेस्ट, खराब टेस्ट हो जाए, स्मेल हो जाए और टेक्सचर हो जाए। आप सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इसको लिखना चाहें, आप लिख सकते हैं रेंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन of food या oily food by the action of oxygen, and this results, चलो मैं दोबारा से प्रॉपर लिखती हूँ जिससे कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। एक मिनट रुको, मैं आपको प्रॉपर ही नीचे एक डेफिनेशन लिख देती हूँ। Rancidity is the spoiling of taste and smell of the food after coming in contact with oxygen या एयर, आप लिख सकते हैं। तो रेंसिडिटी इज द स्पॉइलिंग ऑफ टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दे दिए, बटर दैट चेंजेस इट्स टेस्ट एंड स्मेल व्हेन केप्ट इन ओपन एटमॉस्फेयर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन,
बटर में चेंज हो जाती है स्मेल, नट्स में चेंज हो जाती है। आप बोलोगे चिप्स के पैकेट्स में जो चिप्स होते हैं, अगर एयर चली जाए तो चिप्स में स्मेल हो जाती है, खाना ऑयली फूड में स्मेल हो जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। आप कुछ भी एग्जांपल में लिख दीजिएगा। सम ऑफ द वेज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए स्टोर द फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। क्यों स्टोर करना चाहिए एयर टाइट में? सो दैट दे विल नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद, they will not come in contact with oxygen present in air. Refrigerating the food, फूड को आप रेफ्रिजरेटर में रखिए। स्टोर अवे फूड फ्रॉम लाइट, लाइट से आप दूर रखिए। रिप्लेस ऑक्सीजन इन द कंटेनर विद अनदर गैस कॉल्ड नाइट्रोजन, अनदर गैस नाइट्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरी तरीके से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि चिप्स के जो पैकेट होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है और क्यों भरी जाती है। तो चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, और नाइट्रोजन गैस इसलिए होती है क्योंकि जो ये नाइट्रोजन गैस है ये ऑक्सीजन को यहीं पे रोक देती है, फूड तक नहीं पहुंचने देती है, और ये ऑक्सीजन इस फूड से रिएक्ट नहीं कर पाता है, और नाइट्रोजन खुद भी फूड से रिएक्ट नहीं करती है। तो अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लिखेंगे द चिप्स पैकेट्स आर फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस, द चिप्स पैकेट्स आर फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस। और क्यों? टू प्रिवेंट द फूड कमिंग, टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन, टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन, जिससे कि ऑक्सीजन से वो कॉन्टैक्ट में ना रहे। ये आपका रेंसिडिटी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फाइन, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि मैक्सिमम मैं आपको मतलब बाकी की वीडियोस भी आपको साथ में मिलती रहे। और आपको ऐसे अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मैम अभी थोड़ी एक्सप्लेनेशन की और नीड है तो फिर मैं और इलेबोरेट करके समझाऊंगी। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको पूरी तरीके से चीजों को समझा पाऊँ। फाइन, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट डाल दें कि मैम अभी थोड़ा सा इस टॉपिक को और कवर कराइए, तो सेपरेट एक छोटी वीडियो में मैं आपके टॉपिक्स को कवर करा दूंगी। फाइन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द वीडियो, जिससे कि मैक्सिमम बच्चों की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।